नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में। डीएफआई इनको बुलाते हैं, डेवलपमेंट बैंक जो होते हैं आप सभी, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले के वीडियोस जो आप चेकआउट कर सकते हो, मैंने अलग से बहुत सारी प्लेलिस्ट बना दी हैं जहाँ पर हमने जितने भी यूनिट्स कवर कर रखे हैं यूनिवर्सिटी कॉमर्स या जैसे कॉमर्स के रिगार्डिंग, वो सभी आपको मिल जाएंगे। जैसे कि बिजनेस इन्वायरमेंट की एक अलग यूनिट बनी हुई है, इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक अलग यूनिट बनी हुई है, बिजनेस मैनेजमेंट की अलग यूनिट बनी हुई है। उन सभी को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएफआईज होते क्या हैं। डीएफआईज का मतलब सिंपल आप समझ सकते हो, जैसे कि नाम से ही पता चला है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। डेवलपमेंट का मतलब विकास करना। विकास किस किस लिए विकास, कहाँ पर विकास? विकास के लिए हमको चाहिए होती है ज़रूरत, सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरत होती है फाइनेंस की। ठीक, तो फाइनेंस कहाँ से आता है? जिन बैंकों का मेन मोटिव यही होता है कि डेवलपमेंट करने के लिए फाइनेंस को एकत्र करना, उसको प्रोवाइड करना बड़े बड़े बैंकों को, बड़े बड़े बैंकों के द्वारा जब प्रोवाइड किया था कंपनीज़ को, ठीक है, तो वहाँ पर आ जाता है नाम यहाँ पर डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का। जैसे कि इसकी स्टार्टिंग हुई थी आपके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। वर्ल्ड वॉर 2 में इतनी सारी क्योस हुई थी, इतना सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एक बड़ी बैंक बनी थी जिसका नाम था वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आईबीआरडी बनी थी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उसका नाम यही था। तो इसको बनाया गया था, आप जानते होंगे, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी एक वहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के तुरंत बाद, या वर्ल्ड वॉर 2 जब चली रही थी तभी हुआ था 1944 के आसपास। जुलाई 1944 में हुई थी ये कॉन्फ्रेंस, और यहाँ पर दो बड़ी चीज़ें निकल कर आई थी। सबसे बड़ी चीज़ वर्ल्ड बैंक बना था, उसके अलावा जो बना था वो होता आईएमएफ। ठीक है, इन दोनों के ऊपर मैंने अलग से वीडियोस बना रखे हैं और आप उनको चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट उसकी भी बनी हुई है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, इस नाम से मैंने बनाई है शायद। तो वहाँ पर आप देख सकते हो, इसके बारे में आपको पूरी स्टोरी जो है वो क्लियर हो जाएगी। जहाँ वहाँ पर मैंने आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अंकटाड, इन सब के बारे में, डब्ल्यूटीओ के बारे में बात करी है। ठीक है, उन सबको आप देख सकते हो। ठीक, इसके अलावा जो जेएम कीन्स का नाम इसमें बहुत प्रोमिनेंट रूप से आता है जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। जेएम कीन्स आप जानते होंगे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एडम स्मिथ को टक्कर दी थी। एडम स्मिथ का कहना था कि मार्केट में बिजनेस जो गवर्नमेंट होती है इसका रोल नहीं होना चाहिए। एडम स्मिथ का मानना था, उन्होंने फ्री हैंड की बात करी थी, लेजी फेरर की बात करी थी। लेकिन फिर जेएम कीन्स का मानना था कि नहीं, गवर्नमेंट का भी रोल कुछ हद तक होना चाहिए बिज़नेस में। तो उसके लिए उन्होंने ये चीज़ दी थी, और इसी के बाद इन्होंने वर्ल्ड बैंक के तर्ज पर, वर्ल्ड बैंक इन्हीं के कह सकते हो रिकमेंडेशन से आई थी, और बहुत सी चीज़ें हुई थी उसके बाद में। और इंडिया में कैसे इसका चला है काम, वो भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो अब अगर डीएफआई आपको एक सिंपल लाइन में समझनी हो तो इसका मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करना, किस लिए? कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट के लिए। कैपिटल इंडस्ट्री का मतलब होता है कि हेवी इंडस्ट्रीज बनाई जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, माइनिंग की जाती है, बड़ी बड़ी चीज़ों को जब पैसे की जरूरत पड़ती है, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए कुछ बैंक बनाई गई हैं, इन्हीं को हम डीएफआईज बोलते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में हम इसके कैटेगराइजेशन देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो हम डीएफआईज को 4 भागों में बांटते हैं, 4 क्लासीफाई करते हैं, इसको कैटेगरीज में बांटते हैं, और इंडिया में ये चीज़ हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली कैटेगरी है हमारे नेशनल लेवल के जो डेवलपमेंट बैंक है, जिसमें आता है आपका सीडीबी, आईसीआईसीआई बैंक, आईआरबीआई, आईडीएफसी, आईडीबीआई। ये सारे आपके डेवलपमेंट बैंक है और नेशनल लेवल पर काम करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं। इसके बाद कुछ सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं जहाँ पर कुछ सेक्टर जो है कुछ बैंकों को प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड का मतलब होता है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर के लोन दिए जाते हैं, एग्रीकल्चर के लिए लोन दिए जाते हैं, और एमएसएमईज़ को लोन दिए जाते हैं। इसके अलावा एक्जिम बैंक है, एक्जिम बैंक जो होता है आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए लोन प्रोवाइड करता है, उनको फंड देता है। हम एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं और इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं, इसके लिए जो ये बैंक काम करती है, एक्जिम बैंक। इसके अलावा नेशनल हाउसिंग बैंक है, वो नेशनल हाउसिंग बैंक है जिसको मेन मोटिव होता है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ को लोन प्रोवाइड करना। तो ये सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो इस कुछ सेक्टर्स में डेवलपमेंट का काम करते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं, वहाँ पर फंड प्रोवाइड करते हैं। जैसे एलआईसी है, जीआईसी है। एलआईसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस, और जीआईसी मतलब जनरल इंश्योरेंस के लिए चीज़ें करी जाती हैं। यूटीआई है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। तो ये भी काम इन्वेस्टमेंट का काम करता है, जहाँ पर लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए हम पैसे मोटिवेट करते हैं। ठीक, इसके बाद स्टेट लेवल पर भी कुछ इंस्टीट्यूशन आएंगे, जैसे स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, एसआईडीसी है। इन सभी को अभी हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर एक ब्रीफ में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। ठीक, तो हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ डीएफआईज इन इंडिया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि करके कि कौन कौन सी बैंकें किस तरह से आई हैं, यहाँ पर डीएफआईज कौन कौन सी बनी हैं इस पर इंडिया में पहले। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई, सबसे पहली डेवलपमेंट बैंक थी इंडिया में। इसका जो प्रादुर्भाव हुआ था वो 1948 में हुआ था, एक एक्ट के माध्यम से। आईएफसीआई एक्ट था 1948 का। ठीक है, यहाँ पर एक पहली डीएफआई बनी थी इंडिया में। ठीक, लेकिन इसको बाद में 1993 में, जुलाई 1993 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था
लिमिटेड कंपनी के अंदर में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दी गई थी इसको कन्वर्ट करके बदल कर, ठीक। और विद पासिंग ऑफ स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, विद पासिंग ऑफ स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1951, 1951 का एक स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ का एक्ट बना था। उसके अंदर जितने भी स्टेट के डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। इस एक्ट के माध्यम से उनको हम कवर करते हैं, ठीक है। इसमें 18 स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है इंडिया में, पूरे इंडिया में 18 हैं स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है इंडिया में। तो ये इस एक्ट के माध्यम से ही बनाए गए हैं। इसके बाद में ICICI बैंक आपने सुना होगा। ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सबसे पहले 1955 में आया था। ये एक डेवलपमेंट बैंक था, लेकिन इसको बाद में इसी की जो सब्सिडरी थी ICICI बैंक लिमिटेड, इसके अंदर इसको मर्ज कर दिया गया था। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पर हम सब्सिडरी के अंदर एक डेवलपमेंट बैंक को मर्ज करके दोनों मिलाकर इसमें जो इस समय जो आप बैंक देखते हो ICICI बैंक, वो दोनों की मर्जर के बाद बनी है, ज़्यादा डेवलप करी है, ठीक है। इसके बाद में आई थी IDBI, नेशनल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये अभी भी काम कर रहा है, 1964 में बनी थी बैंक। एपेक्स ये सबसे बड़ी बैंक थी, ये सबसे ऊपर कही जाती है ये, और इसका काम था डेवलपमेंट बैंकों का देख रखाव करना, देखभाल करना उनकी, ठीक। तो एपेक्स बैंक है ये डेवलपमेंट बैंक की, IDBI, ठीक है। इसके बाद में हम अगली जो देखने वाले हैं उसका नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जैसे कि नाबार्ड जो था आपको 1982 में आया था। शिव रमन कमेटी के रिकमेंडेशन से ये बैंक आई थी, और इसका मेन मोटिव होता है कि एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करना, रूरल डेवलपमेंट करना, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, और इसका जो मेन काम अब बहुत ज़्यादा वाइड हो गया है, और ये रेगुलेट करता है RRBs को, कोऑपरेटिव बैंक्स को। इन दोनों के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियोस बना रखे हैं, उन वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर मैंने बात करी है RRBs की, रीजनल रूरल बैंक्स की, और कोऑपरेटिव्स की, सहकारी बैंक की। इन दोनों की बात मैंने अलग अलग वीडियोज़ में करी है, ठीक। इनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप कहोगे तो मैं नाबार्ड के ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा, जहाँ पर मैं इसको और ज़्यादा डिटेल में समझा सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद एक्सिम बैंक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये भी 1982 के अंदर आया था एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके बाद में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IIBI, जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का काम करता है। ये आए थे 1984 में। नेशनल हाउसिंग बैंक, ये भी 1988 में आया था। नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जुलाई 1988 में आया था, ठीक है। इसके बाद SIDBI, जो बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है आपका, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, 1989 में आया था ये। और इसकी एक कह सकते हो, इसका एक सब्सिडरी टाइप से कह सकते हो, मुद्रा एक आया है, मुद्रा जो 2015 के आसपास आया है, और 14-15 में आया था। और उसका भी काम होता है कि MSMEs को प्रोवाइड करना लोन, छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं, छोटे छोटे बिजनेस होल्डर्स होते हैं, उनको ये उनका डेवलपमेंट करने के लिए ये बैंक आई हैं, ठीक है। SIDBI का हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ के अंदर है। इन सभी के ऊपर अगर आप कहोगे तो मैं अलग से वीडियोज़ बना दूंगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सारे, आपको पता होने चाहिए। इनका क्या कह सकते हो, इनका जो जन्म जब कब हुआ था, मतलब कि कब बनी थी बैंकें, उनका मेन मोटिव क्या होता है, इनका काम क्या होता है, और बाकी सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको सारे डेवलपमेंट बैंक जो हो सकते थे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, और ये सारे डेवलपमेंट बैंक हैं, और सारे ही सभी का अलग अलग मोटिव है, अलग अलग काम है, और देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है। इसके बाद में हम कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, जो ये बैंक्स जो है, ये डेवलपमेंट बैंक जो प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, इनके बारे में आपको जानना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहला तो है ब्रिज लोन। शॉर्ट टर्म के लोन जब इनके द्वारा दिए जाते हैं शॉर्ट टर्म के लोन, तो उनको हम ब्रिज लोन बोलते हैं। इक्विटी असिस्टेंस होता है। इक्विटी मतलब कि उनकी जो शेयर सब्सक्रिप्शन, उनमें जब शेयर के सब्सक्रिप्शन में जब ये लोग हेल्प करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इक्विटी असिस्टेंस। एक्सपोजर नॉर्म्स होते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ असिस्टेंस टू सिंगल बोरोवर इन परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व इन दस इंस्टीट्यूशंस। जब हम पेड अप कैपिटल में अपना मैक्सिमम अमाउंट देते हैं, असिस्टेंस देते हैं, तो हम असिस्टेंस नॉर्म्स बोल देते हैं, एक्सपोजर नॉर्म्स बोल देते हैं। फ्लोटिंग रेट नोट्स होते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, यहाँ पर डेट में लोन दिया जाता है, यानी कि लोन दिया जाता है डेट के रूप में, ठीक है। इसके बाद गारंटी फॉर डिफर्ड पेमेंट्स होता है, कोई बंदा डिफर ना करे उसके लिए इन्होंने गारंटी दी है। गारंटी जब देते हैं ये लोग, पेमेंट्स देते हैं, तो उसके हम या गारंटी फॉर डिफर्ड पेमेंट बोलते हैं। इसके बाद प्री शिपमेंट क्रेडिट्स होते हैं, एक्सपोर्टर्स को प्री शिपमेंट क्रेडिट्स दिए जाते हैं, ठीक। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशंस, जब प्रमोटर जो है कुछ पैसा लगाते हैं, तो वहाँ पर प्रमोटर का रोल भी ये अदा कर सकते हैं। प्रोजेक्ट फाइनेंस, किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं अलग तरीके से, ठीक है। यहाँ पर रीफाइनेंस्ड ऑफ टर्म लोन्स होता है, जब कोई बंदा टर्म लोन अपना चुका नहीं पाता, तो उसको रीफाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े कंपनीज़ के लिए। वेंचर कैपिटल का काम करते हैं, किसी के पास अगर पैसा नहीं है तो वो कहते हैं कि आप मेरे साथ वेंचर कैपिटल कर लीजिए, मतलब कि जॉइंट स्टॉक एक बना लेते हैं, वो लोग जॉइंट में आपस में मिलकर काम करते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये लोग एक तरह से पार्टनरशिप कर लेते हैं उस कंपनी के साथ में, तो इसको हम वेंचर कैपिटल बोलते हैं। तो इस तरह से जो है सारे डेवलपमेंट बैंक इस तरह से इन तरीक़ों के माध्यम से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं लोगों को, कंपनीज़ को, ठीक है, और कई बार गवर्नमेंट्स को भी। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं जो DFIs प्रोवाइड करते हैं कंपनीज़ को।
ठीक, इसके बाद में हम करंट सिनेरियो देख लेते हैं डीएफआईज़ का इंडिया में इस समय क्या चल रहा है, इस समय इसकी इनकी सिचुएशन क्या है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ज़्यादातर जो डीएफआईज़ हैं वो अभी वर्क नहीं कर रहे हैं इंडिया में, क्योंकि जो नरसिम्हन कमेटी थी उसने इसको डिसबैंड करने की बात कही थी। जो सेक्टर रिफॉर्म्स होता है जिसके बारे में आपको बताया था, एलपीजी रिफॉर्म्स जब 1991 में हुए थे, जो उसमें सबसे बड़ी कमेटी थी जो नरसिम्हन कमेटी थी, जो बैंकिंग रिफॉर्म्स के ऊपर आई थी, उसने कहा था कि सेक्टर जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वह डिसबैंड होने जाने चाहिए, इनके ऊपर इनको रोक देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, और गॉट कन्वर्टेड टू कमर्शियल बैंक्स, इनको कमर्शियल बैंक्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए। इन्होंने ये बार रिकमेंडेशन थी और ज़्यादातर चीज़ें मान ली गई थी इनमें, जैसे आईसीआईसीआई बैंक का मैंने बताया को बंद हो गई थी, उसमें कन्वर्ट हो गया था, और भी आईएफसीआई जो है कन्वर्ट हो गई थी। ठीक, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि जो डीएफआईज़ हैं, जो पुरानी डीएफआईज़ है वो अभी नहीं चल रही उतनी मात्रा में जितनी होती थी। ठीक है, एस एच खान कमेटी 1997 की, उसने रिकमेंड किया था टू मूव टुवर्ड्स यूनिवर्सल बैंकिंग, परमानेंट बैंक्स, डीएफआईज़ टू एंटर इनटू गेनफुल मर्जर्स। देखिए यहाँ पर यही मैंने बताया कि जैसे आईसीआईसीआई बैंक का मर्जर हो गया था, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर चीज़ें करी गई हैं। लेकिन हाँ, स्पेशलाइज्ड बैंक जो है वो इंडिया में भी काम कर रहे हैं, जैसे एक्सिम बैंक है, नाबार्ड है, एनएचबी है, सिडबी है, ये सारी बैंक अभी भी काम कर रही हैं, और इनका अलग अलग काम होता है, और इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इकॉनमी में, तो इनको बंद नहीं किया जा सकता है। तो इस डीएफआईज़ की जगह पर हम देखते हैं कि स्पेशलाइज्ड बैंक बन गए हैं बहुत सारे इंडिया में, और उनका जो रोल है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो इस तरह से करंट सिनेरियो आप समझ गए होंगे डीएफआईज़ का क्या है इस समय। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, और उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।